नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव पर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप लोग क्लास 10 में हैं और इस बार हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं बोर्ड से एकदम कॉपी हूबहू पेपर लेकर चुरा कर लेकर चला आया हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों की जो क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूं उनके संपूर्ण आंसर्स भी मैं आपको बताऊँगा। उसके साथ साथ ही एकदम वीडियो में समझा कर जाऊँगा। वीडियो में ही आपको क्वेश्चन के आंसर्स याद हो जाएंगे। और वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि चाहे वो 5 नंबर का हो, 1 नंबर का हो, क्योंकि 1 नंबर में एक नंबर कटने के चांसेस नहीं होते। तो सबसे पहले बहुकल्पी प्रश्नों को ध्यान से देख लेना, उसके बाद हम आगे सारे क्वेश्चनों को एक एक करके करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा, शुक्लयुग की सबसे प्रसिद्ध उपन्यास कौन है? मतलब शुक्लयुग के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? तो शुक्लयुग के जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं वो हमारे मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? तो त्यागपत्र कैसी विधा थी? तो त्यागपत्र उपन्यास था। क्या था? त्यागपत्र उपन्यास था। ठीक है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, स्मृति की रेखाएं साहित्य की किस विधा की रचना है? स्मृति की रेखाएं साहित्य की किस विधा की रचना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रेखा चित्र। क्या है? आप रेखा चित्र ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है? तो कलम के सिपाही के जो रचनाकार हैं वो है अमृत राय जी। कौन है? अमृत राय जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो साकेत महाकाव्य के जो रचयिता हैं वो है हमारे मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। छायावाद के प्रमुख स्तंभ नहीं है? तो जो छायावाद के प्रमुख स्तंभ, देखो छायावाद का प्रमुख स्तंभ नहीं है मित्रनंदन पंत, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। तो प्रमुख स्तंभ नहीं है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त छायावाद युग के नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 है हमारा, यामा किसकी रचना है? तो आप भी जानते हैं यामा किसकी रचना, काफ़ी फेमस रचना है, इसलिए आप इसके नाम को आप सीधे महादेव वर्मा को सिलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, रीतकाल की विशेषता क्या थी? तो रीतकाल की विशेषता थी कि श्रृंगार रस को यहाँ पर प्रधानता दी गई थी। क्या दी गई थी? श्रृंगार रस को प्रधानता दी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तार सप्तक का संपादन कब हुआ? तार सप्तक जानते हैं आप, एक जैसे पत्रिकाएं चलती हैं आजकल, आप भी देखते होंगे, आपका अखबारों में छोटी छोटी पत्रिकाएं निकलती रहती कभी कभी, वही पत्रिकाएं जब चलती थी तो वो कौन, तार सप्तक का जो संपादन कब हुआ था? तो 1943 से हुआ था। कब हुआ था? 1943 से। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का आप लोग स्थायी भाव जानते हैं कि शोक है। भाई कोई इंसान दुखी होगा तभी उसके आंसू आएंगे, खुशी के भी आंसू आते हैं, पर करुण रस का यहाँ पर स्थायी भाव शोक है। ठीक है, अब श्रृंगार में वियोग सहयोग जैसे होता है वैसे इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, पीपर पास सरस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो पीपर पास सरस मंडोला में उपमा अलंकार है। यहाँ पर पीपर के पास से किसकी तुलना की जा रही है? पीपर के पत्ता हवा में हिल रहा है, कैसे हिल रहा है? जैसे मन डोल रहा हो, मतलब कि पीपर के पास से जैसे मन डोल रहा है। ठीक है, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा के द्वितीय और तृतीय चरण में जो होती है 13 मात्राएं होती है। कितनी होती है? 13। ठीक है, और फिर पहले और तृतीय में कितनी होती है? 11। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना, क्वेश्चन इससे भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो निर्जन शब्द में जो उपसर्ग लगा है आपको वो लगा है निर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 हमारा क्या है कि पंचानन में कौन सा समास है? तो पंचानन में जो समास है आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर अंक जाहिर हो रहा है 5 अंक, पंच मतलब 5। ठीक है, यहाँ पर अंकों की जानकारी निकल रही है, और जहाँ पर भी अंकों की जानकारी निकला करें वहाँ पे आंख मूंद के आप द्वितीय समास को सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अच्छी शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो अच्छी शब्द का जो तद्भव रूप है वो है हमारा आँख। क्या है? आँख। ठीक, आँख ही को अच्छ कहते हैं शुद्ध रूप में। ठीक है, मत्स्य शब्द में विभक्त और एकवचन कौन है? तो मत्स्य शब्द में विभक्त और एकवचन हमारा सप्तमी और बहुवचन। क्या है? सप्तमी बहुवचन। ठीक है, इत्यादि में कौन सी संधि है? इत्यादि में कौन सी संधि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, तो इत्यादि में जो हमारी संधि है यण संधि। कौन है? यण संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो हसत रूप है हंस धातु का। हसत जो रूप है वो हंस धातु का कैसा रूप है? वो है मध्यम पुरुष द्विवचन का। कैसा है? मध्यम पुरुष द्विवचन का। ठीक है, खंडवा यहाँ से शुरू होता है। खंडवा में 50 अंक आएंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिससे आप ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि यह खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक ऐसी औषधि है, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों का दृढ़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बहुवचन मतलब कि गद्यांश दिया गया है और इसका आंसर पूछा गया। तो इसके लेखक के नाम के अगर मैं बताऊं तो इसका लेखक मित्रता, मतलब चैप्टर कौन सा? मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अब इसके बारे में तुलना मतलब औषध दवा से की गई, सिंपली आप लोग जान सकते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। पद्यांश आधारित प्रश्न। पद्यांश आधारित प्रश्न क्या है? ऊधव मन न भय 10-20, एक हूतो सो गयो श्याम संग और आराधे ईस, इंद्र शिथिल भय केशो बिन ज्यों देह बिन शीस। ठीक है, यहाँ पर मतलब उद्धव जी कहते हैं, तो इसका मैं अर्थ बता देता हूँ। जैसे अर्थ यहाँ पर कहना, इंद्रियों की दिशा बिना सिर के शरीर जैसी हो गई है। पद का अंत कवि सूरदास जी हैं इसके, ये सारी चीज़ें कर लेना। उद्धव मतलब हूतो गयो श्याम संग, मेरे पास एक ही मन था जो कि श्याम के संग चला गया। ठीक है, मतलब कि एक ही अंग मन था जो कि श्याम के संग चला गया है। 10-20 मेरे पास अंग नहीं है और मैंने उन्हीं को आराध्य मान लिया, अपना ईश्वर उन्हीं को मान लिया है। इंद्रिय उन्हीं के ऊपर मेरी शिथिल हो गई, अब किसी और को देखने की चाह नहीं रह गई। ठीक है, और जैसे केशों बिन मेरा शरीर इस तरह हो गया है जैसे कि सिर बिन धड़ होता है, मतलब कि सिर के बिना धड़ होता है, वैसे हमारा शरीर हो गया। ठीक है, संस्कृत के यहाँ से आ जाएगा। आप लोग संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करें। तो संस्कृत गद्यांश का जो संदर्भ सहित अनुवाद करना होगा, जैसे वाराणसी सुविख्याता प्राचीनम नगरा इयम विमल तलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता अस्या घटानाम वलयाकृति पंगगति धावल्य चंद्रिकाया बहुराजिते। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो सिंपली आपको यहाँ पे पहले क्वेश्चन क्या आएगा, इसका क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, हिंदी अनुवाद कैसे होगा? वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, यह स्वच्छ जल की लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है, इसके घाटों की घुमावदार आकृति चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। ठीक है, ऐसे कर देना, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। संस्कृत पद्यांश क्या है? मरणम मंगलम यत्र विभूतम विभूषणम। ठीक है, क्या है? मंगलम मरणम, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनाम यत्र कौसायम स काशी के नियते। तो इसका अनुवाद लिखना है। तो अनुवाद में आप लोगों को बता देता हूँ, अनुवाद बहुत ही आसान है। जहाँ देखो, मरणम मंगलम, जहाँ मरना कल्याणकारी हो। ठीक है, जहाँ भस्म ही आभूषण हो, क्या कहें? विभूतिश्च विभूषण, विभूति मतलब भस्म ही आभूषण हो। ठीक, कौपीन यत्र कौशयम। ठीक है, जहाँ लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है, ये इसका अर्थ होगा। और इसके 5 अंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा इस पर देखेंगे तो वर्ड आपको आप ऑटोमेटिक क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, अब आगे है कि खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। जैसे आपके जिले के अनुसार जो भी खंड काव्य हो उसका नायक का चरित्र चित्रण कर दीजिए। जैसे मेरे यहाँ का श्रवण कुमार है, कहीं का भरत है, कहीं का लक्ष्मण है, मतलब कि कहीं का बहुत से ऐसे खंड काव्य चलते रहते हैं। ठीक है, का 26 में क्या है? आचार्य संस्कृत अथवा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो, तो इनके जन्म जो हुआ था, आप सिंपली अगर मैं शॉर्ट लैंग्वेज में बताऊँ तो 1884 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बस्ती में हुआ था। कहाँ हुआ था? बस्ती, यूपी में पड़ता, वहाँ हुआ था। इनकी एक फेमस रचना के बारे में, तो आपकी इनकी फेमस रचना तो आप चिंतामणि लिख दीजिएगा। बाकी वैसे इनकी बहुत सी, गबन गोदान भी इन्हीं की सारी चीज़ें इन्हीं की। ठीक, वो नहीं, जस्ट सॉरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर खा में है, इसी का ऑप्शन है कि कवि सूरदास तथा तुलसीदास महादेव वर्मा का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना लिखी। तो सूरदास और तुलसीदास, उनकी एक रचना के बारे में अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो तुलसीदास के बारे में आप लिख लीजिएगा। 1532 में इनका जन्म हुआ था। 1532 में जन्म हुआ था, और ये जो इनका राजापुर चित्रकूट में मान। ठीक है, रचना इनकी रामचरितमानस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। वीर केन पूछते थे, वीर वीरण पूछते, पदेन विना की दूरियत, तो पदेन विना पत्र दूरियत। ठीक है, मतलब कि पत्र चंद्रशेखर का आसीत, चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी आसीत। अब यहाँ से आपके निबंध आ जाएंगे। तो निबंध आप लोग जैसे यहाँ पर सिंपली मैं आप लोगों को बताऊँ, प्रदूषण की समस्या और समाधान पर भी आप लोग निबंध लिख सकते हैं। राष्ट्र प्रेम और भावना पर भी, विज्ञान वरदान या अभिशाप और नीति शिक्षा का महत्व, सब में आप लोग लगभग 3 से 4 पेज तो भर ही सकते हैं। और सबसे आसान अगर मैं कहूँ तो प्रदूषण, समस्या और समाधान। प्रदूषण के बाद प्रदूषण के प्रकार में आप 3 पेज ऐसे ही भर देंगे आराम से। ठीक है, तो आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी क्लास 10 की बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं या आगे करने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।